इसलिए मैम, तो आज हम लोग सोशल साइंस के डीएलएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इसका पीडीएफ होगा वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो लोग भी सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे हुंकार बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, अचक्रीय है। जो सौर ऊर्जा होता है वो हमारा कैसा संसाधन है, तो वो हमारा पुनः पूर्ति योग्य साधन है। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुंदरवन है, सुंदरवन क्या है। सुंदरवन कर्नाटक में है। सुंदरवन कहाँ पर है। कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है। ये तो सबको जनरली पता ही होगा कि जो सुंदरवन है वो हमारा पश्चिम बंगाल में ये है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। जो ये सारे ऑप्शन है इसमें से कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़, पीली। तो कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो वो होता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक जो गैस होती है वो कैसी मतलब पाई जाती है। यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस कैसे हमारी पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस हमारी खनिज तेल के साथ, जो खनिज तेल होता है उसके साथ हमारी प्राकृतिक तेल पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 150 मीटर। तो कितने मीटर पे कहलाते हैं, तो वो हमारे 200 मीटर। 200 मीटर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे घटिया कोयला है। जो सबसे घटिया कोयला होता है वो कौन सा है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो पीट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब है अगला क्वेश्चन कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। जो गोविंद सागर कृत्रिम है वो जलाशय जो है वो किससे मतलब रिलेटेड है। रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नागल बांध से, नरोरा बांध से। तो इसका राइट आंसर भाखड़ा नागल बांध से, जो सी है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। जो डाकू की इकोनॉमी है उसका रिलेशन किससे है, तो संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संसाधन के विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अब अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का मतलब रिसोर्स है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो जो कोयला है वो हमारा किस प्रकार का संसाधन है, तो वो हमारा अनवीकरणीय रिसोर्स है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। तो जो समुद्री क्षेत्र है उसकी राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो 12.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। जो भारत है उसमें सबसे लंबा बांध कौन सा है। रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नरोरा बांध। तो हमारा हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा बांध है भारत का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो जो पेट्रोल है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है पेट्रोल। अब अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काली मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम क्या है। बलुई, पर्वतीय, साल, रेगुर। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हमारा क्या है, तो रेगुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। जो आयुर्वेदा है उसके जो फादर हैं उन लोग किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है पतंजलि, चरक, सुश्रुतु, इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आयुर्वेद का जनक हम किसे कहते हैं, तो आयुर्वेद के जो जनक हैं वो हैं हमारे चरक। सॉरी, गलती से मैंने सुश्रुतु पे टिक कर दिया। वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में ज़्यादातर किया जाता है। बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। तो कहाँ पर ये है सोपानी कृषि, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो मरुस्थलीय मृदा है वहाँ उसका विस्तार कहाँ है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो कहाँ पर है, तो वो हमारा राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर है। गुजरात में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो हमारा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है। जो नॉर्मल सारे रिसोर्सेस है उसमें कोडर्मा किससे संबंधित है। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो हमारा जो कोडर्मा किससे संबंधित है, तो अभ्रक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी होता है उसमें मतलब कितना परसेंट जो है वो वाटर की क्या ये मात्रा होती है। 70%, 55%, 60%, 65%। तो कितनी होती है, तो वो हमारी 65% होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें से कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उचित है। लाल, जलोढ़, पर्वतीय, काली। तो कौन सी मिट्टी हमारी कपास की खेती के लिए अच्छी है, तो वो है काली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का क्या कारण है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का मुख्य कारण क्या है, तो वो है हमारा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। 15 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। तो कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो वो है हमारा 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लौह अयस्क है। जो लौह अयस्क है वो क्या है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क हमारा कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क कैसा है, तो अनवीकरणीय संसाधन। अब अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। किसने जो है देश के जितने भी बांध हैं उसको भारत का मंदिर कहा था। स्वामी विवेकानंद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने कहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि सभी बांधों को कि भारत के ये मंदिर हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। जल का जो कितना प्रतिशत भाग है वो महासागर में है। तो 96%, 95%, 96.5%, 95.5%। तो कितना है, तो 96.5%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस, एड्रीन। तो कौन सा है वो हमारा, तो एड्रीन। एड्रीन जो है मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। अब अगला क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। उजला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह, नीली ग्रह। तो क्या कहते हैं, तो नीली ग्रह। जो नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण ही नीला ग्रह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड, लौह, क्लोराइड, आर्सेनिक। तो किसका बढ़ा है, तो आर्सेनिक का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में रहती है। 16%, 18%, 20%, 22%। तो कितने परसेंट, तो 16% विश्व की 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसमें से कौन सी जो है वो हम बिहार की प्रमुख नदी घाटी हमारी परियोजना है। तो ऑप्शन देखेंगे दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, सोन नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी। तो कौन सी है, तो सोन नदी घाटी जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है।
अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 25, 19.27, 20, 20.60। तो कितना था? तो 19.27 जो है इतना भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था 2001 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो कितना था? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5.5, 10.5, 7.5, 7.1, 19.5। सॉरी, वो गलती से मैंने 5 बोल दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? तो वो है हमारा 7.1। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र का वन फैलाव है? तो 7.1। अब अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.05, 60.11, 19.03। तो कितना है हमारा? तो 60.11 जो है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों के देश के कुल क्षेत्र का 60.11% जो है हमारा वन है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था? जो चरक थे उनका संबंध कौन से देश से था? म्यांमार से, नेपाल से, श्रीलंका से, भारत से। तो किससे था? तो भारत से। जो चरक थे वो कहाँ के थे? भारत से। ठीक है, उनका रिलेशन भारत से ही था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 8 वर्गों में, 5 वर्गों में, 3 वर्गों में। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में जो है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,000, 200, 25,200, 35,500। तो कितना % ये हुआ, परिवर्तित हुआ? तो वो है हमारा 26,200। इतना जो वन है वो हमारा परिवर्तित हुआ। ठीक है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे वो है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है हमारा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, तो वो सबको पता ही होगा कि जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, वो हमारा तो मोर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई जो है हाई वो क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो क्यों प्रसिद्ध है? तो वो अपने खनिज तेल के कारण जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? जो टेक्सोल होता है उसका जो प्रयोग है वो किस में होता है? मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में, टीबी के लिए। तो टेक्सोल है, टेक्सोल का यूज़ किस लिए होता है? तो वो हमारा कैंसर में यूज़ होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था? तो वो है हमारा तारापुर। तारापुर में जो है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर, 3 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीको कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन और अदर किसी भी जो है कंट्री में नहीं पाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। तो किसे माना गया है? तो वो है हमारा लोहा। लोहे को हम लोग उद्योगों की जननी मानते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? हमारा हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो जो सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो वो हमारा कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। तो कितने पाए जाते हैं? तो 100। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है वो कौन सा है? तो वो हमारा मैंगनीज है। मैंगनीज जो है एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%। तो कितना परसेंट वो उत्पादन करता है? तो वो हमारा 20%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? 60, 70, 80, 90। तो कितना हमारा होता है बिहार झारखंड में? तो वो हमारा बिहार झारखंड में हमारा 80% जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब अगला है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन, अभ्रक। तो कौन सा हमारा अधात्विक खनिज है? तो वो हमारा अभ्रक। अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो हमारा कितना यूज़ होगा? तो 10 किलोग्राम जो है 1 टन इस्पात बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, मैंगनीज। अब है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो राज्य है वो कौन से खनिज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? लौह अयस्क, मैंगनीज, टीन, तांबा। तो किसका है ये हमारा? कि हमारा मैंगनीज का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैंगनीज उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो क्या है? तो वो हमारा तृतीय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि बॉक्साइट की ज़रूरत हमें पड़ती है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। तो किससे है धारा 21 का संबंध? तो वो हमारा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? जो हमारा देश है वहाँ पर जो हमारा देश है वहाँ तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो कितना है हमारा? तो ये हमारा 125 करोड़ टन का कुल भंडार है तांबे का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो सीमेंट उपयोग का सबसे प्रमुख जो कच्चा माल होता है वो हमारा चूना पत्थर है। वो हमारा चूना पत्थर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो कहाँ है? तो वो हमारा असम में है। ठीक है। असम राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो कौन सा है हमारा? तो कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब अगला है कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो हमारा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो नहीं है वो है विद्युत। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। तो जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो हमारा सौर ऊर्जा है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है?
पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो झारखंड में। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो जो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो वो हमारा एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो कौन से ये खनिज के साथ पाया जाता है? तो वो हमारा पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। अब अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? तो तुंगभद्रा। अब अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो एशिया का जो पहला निर्यात था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो हमारा भारत में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, कंगा। तो ये सबको पता ही होगा कि तारापुर जो है वो सबसे बड़ा विद्युत गृह है और ये सबसे पहला विद्युत गृह भी था। तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो हमारा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो जो सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना वो हमारा राजस्थान में है। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नौर की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो कहाँ पर वो हमारी पाई जाती हैं? तो वो हमारी खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। खंबात की खाड़ी में सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट पारी आंदोलन से। तो जो डॉक्टर मेधा पाटकर हैं वो हमारे कौन से आंदोलन से जुड़ी हैं? तो वो हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो हमारा सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर अवस्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। तो भारत में जो लेड है उस खनिज का अभाव है। अब अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगवाई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक वो है हमारा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वितीय परियोजना सम्मेलन वो हमारा कहाँ पर हुआ था? तो वो हमारा इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को ये कहीं भी नहीं हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? वो है हमारे जिमरमैन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच में, माओसिन राम में। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है तो ये तो सबको पता ही होगा कि सर्वाधिक वर्षा हमारा माओसिन राम में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल किससे हमारा बनाया जाता है? तो पीतल हमारा तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए। तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का हमारा उदाहरण कौन सा है? तो वो हमारा बरौनी है।
अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाया जाता है? तो कोयला। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो आज के क्लास में अब बस इतना ही। अब जो भी आगे होगा वो हम लोग आगे के क्लास में करेंगे।